नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटराइड्स में। मेरा नाम अमित और ये है रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम 411। अब कहने को तो ये मोटरसाइकिल एक स्क्रैम्बलर है, बट क्या ये स्क्रैम्बलर जैसी दिखती है? भाई मुझे तो ये रॉयल एनफील्ड हिमालयन जैसी ही दिखती है, लेकिन ये एक स्क्रैम्बलर के तौर पे प्रस्तुत करी गई है। और इसका कारण ये है, ये यहाँ पर प्रस्तुत इसलिए की गई है क्योंकि आप में से शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिमालयन को पसंद तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके लिए शायद हिमालयन ज़रा ज़्यादा हार्डकोर, ज़्यादा ऑफ रोड ओरिएंटेड हो जाती है। और आपको शायद ऐसा लगता है कि ये मोटरसाइकिल शायद मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ ना कर पाऊँ। तो इस तरह के वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहते हैं जिसे वो लोग सिटी में भी यूज़ कर सकें, ख़राब रास्तों पे भी यूज़ कर सकें, अगर सड़कें टूटी फूटी हैं तो उसे भी बड़े आराम से अपनी स्ट्राइड में ले ले, काफ़ी कंफर्टेबल भी हो, एवरीडे यूसेज के लिए काफ़ी अच्छी हो, इंटिमिडेटिंग ना हो, और जब आप इसे लंबे डिस्टेंस के लिए या फिर ऑफ रोडिंग के लिए, ट्रेल्स के लिए लेकर के जाएं, तब भी ये मोटरसाइकिल तैयार हो। तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन में से कुछ चीज़ों में परिवर्तन करके एक ज़्यादा एक्सेसिबल मोटरसाइकिल के तौर पर स्क्रैम 411 को प्रस्तुत किया गया है। और ये परिवर्तन क्या है? सबसे बड़ा परिवर्तन जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो 21 इंच का बड़ा व्हील है रॉयल एनफील्ड हिमालयन में, उसे यहाँ पर ज़रा छोटा करके 19 इंच का कर दिया गया है। और यही व्हील, इसी तरह का व्हील आपको इस स्क्रैम्बलर में भी मिलता है। यहाँ पर जो व्हील साइज़ है 100/19 और ये स्पोक्ड व्हील्स है। यहाँ पर आपके पास ट्यूबलेस टायर्स नहीं होंगे, ये ट्यूब टायर्स हैं। C8 के ग्रिप टायर्स हैं जो कि रोड पर ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रिपी नहीं है लेकिन सफिशेंटली ग्रिपी है, लेकिन ऑफ रोड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। पीछे वाला जो व्हील है वो 17 इंच का ही है पहले की तरह, और यहाँ पर 120 सेक्शन का टायर लगा है, वो भी C8 ग्रिप टायर है। और ये दोनों ही टायर अगर आप इसे ऑफ रोड लेकर के जाते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन ऑन द रोड अगर आप खास तौर पर कॉर्नर्स पे बहुत ज़्यादा लिटा करके गाड़ी को चलाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव राइडिंग करना चाहते हैं, तो शायद ये टायर ज़रा बेहतर हो सकते हैं। ये हुआ चेंज नंबर 1। इसके अलावा जो एक ऊंचा फेंडर आपको हिमालयन में मिलता है वो यहाँ पर नहीं है। सस्पेंशन यहाँ पर सेम है, 41 mm डायमीटर वाले फ्रंट फोक यहाँ पर हैं। ब्रेक्स भी सेम है, 300 mm का जो फ्रंट डिस्क है वो सेम है। पीछे भी 240 mm का डिस्क है, डुअल चैनल ABS है, लेकिन यहाँ पर ABS को आप स्विच नहीं कर सकते। पीछे वाला ABS जो है उसे आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते, याद रखना। हिमालयन में आप कर सकते हैं, यहाँ पर ABS स्विचेबल नहीं है। क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, होना चाहिए था। ये फीचर अगर यहाँ देते तो अच्छा रहता, क्यों नहीं दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से ये फीचर यहाँ पर होना चाहिए था। तो फेंडर यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा ये हेडलैम्प अगर आप देखेंगे तो ये हेडलैम्प पूरी तरह से परिवर्तित है। यहाँ पर जो फ्लाई स्क्रीन आपको हिमालयन में मिलती है वो नहीं मिलेगी। और ये जो पूरा काउल है ये कास्ट आयरन है। ये नस्ल जो आप देख रहे हैं इसकी रिंग भी आयरन है और ये ब्लैक कलर में पेंटेड है। यहाँ पर LED लाइट्स आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ पर अभी आपको हैलोजन मिलता है। हालांकि यहाँ पर एक पायलट लैंप या फिर पोजीशन लाइट आपको ज़रूर मिलती है। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो हिमालयन का बड़ा ही एक स्पेसिफिक, बड़ा ही व्यक्तित्व लिए हुए जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल था, बहुत सारी बत्तियाँ हैं उसके अंदर, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ये डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण है। यहाँ पर आपके पास टैकोमीटर नहीं है, स्पीडो है और नीचे स्पीडो ही है, बट यहाँ पर गति माइल्स में आप देख सकते हैं। ऊपर फ्यूल गेज है, गियर इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिलता है, 2 ट्रिप्स के साथ साथ ऑडोमीटर और एक फ्यूल ट्रिप, एक क्लॉक, गियर इंडिकेटर और साथ में कुछ टेलटेल लाइट्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। ये ट्रिपर जो आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड फिट में नहीं है, ये एक एक्सेसरी है। और अगर आप ट्रिप करते हैं, अगर आप वाकई में ट्रिप्स पे जाते हैं और आपको नेविगेशन की ज़रूरत पड़ती है तो ये बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ सिस्टम है, ज़रूर लीजिए, क्योंकि गूगल के नेविगेशन सिस्टम के साथ ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो ये भी एक यहाँ पर बड़ा चेंज है। इसके अलावा एक और बड़ा चेंज जो यहाँ पर किया गया है वो ये है कि जो सीट आपको हिमालयन पे मिलती है, जो कि एक स्प्लिट सीट है, उसे यहाँ पर इस स्टेप सीट के साथ, सिंगल पीस यूनिट के साथ में रिप्लेस कर दिया गया है। ये यहाँ पर आप रिब्स भी देख रहे होंगे, काफ़ी खूबसूरती से बनाई हुई सीट है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट है और बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर रॉयल एनफील्ड ने। हम लोगों ने इस मोटरसाइकिल को आज लगभग 200 किलोमीटर के आसपास चलाया और किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ हमको यहाँ पर नहीं हुई। तो ये सीट जो है बहुत अच्छी है, न सिर्फ राइडर के लिए, पिलियन के लिए भी ये सीट बहुत अच्छी है। अब चूँकि मैं सीट की बात कर रहा हूँ, आपको ये जानना ज़रूरी है कि सामने वाला पहिया छोटा हो जाने के कारण जो स्टीयरिंग रेक है वो ज़्यादा शार्प हो गया है। तो अगर वो पहले ज़रा कुछ इस तरह से था तो ½ डिग्री अभी ज़्यादा शार्पर हो गया है। व्हील बेस लगभग 10 mm से कम हो गया है और उसी के साथ साथ जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये भी 20 mm कम होकर के अब 200 mm हो गया, जो कि सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है ख़राब रास्तों पर चलने के लिए, ट्रेल्स पे जाने के लिए, इनफैक्ट मॉडरेट ऑफ रोडिंग करने के लिए भी ये ग्राउंड क्लियरेंस सफिशिएंट है। और इन सभी चीज़ों के परिणाम स्वरूप
आपकी जो राइड हाइट है, सैडल हाइट है, वो भी अब 800 mm से घट के 795 mm यानी कि 5 mm कम हो गई है। तो अब जो छोटे कद के राइडर हैं उन्हें थोड़ी और सुविधा होगी। और इस गाड़ी का वज़न भी 5 किलो कम हो गया है। तो 199 kg से अब इसका जो कर्व वेट है वो 194 kg हो गया है। और अगर आप ड्राई वेट की बात करें, जहाँ पर फ्यूल या ऑयल या ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, वो वज़न होगा 185 kg। तो ये जो बदलाव है ये शायद इसे ज़रा ज़्यादा एक्सेसिबल बना दे। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा चेंज है वो ये है कि अब इसकी जो हैंडल बार है वो काफ़ी नीचे कर दी गई है। 6 सेंटीमीटर यानी कि 60 mm नीची है और 20 mm राइडर के नज़दीक है। तो जहाँ हिमालयन की हैंडल बार ज़रा ऊपर और ज़रा आगे होती थी, ये हैंडल बार अब ज़रा नीची और राइडर के ज़रा पास होगी, यानी कि ये हैंडल बार आपके ज़रा क्लोज होगी। उसी तरह से जो हेडलाइट है ये भी अब ज़रा अंदर आ गई है, पहले ये ज़रा बाहर की तरफ थी। तो ये भी एक चेंज है। इसके अलावा जो ब्रैकेट हिमालयन का एक सिग्नेचर स्टाइलिंग एलिमेंट था, वो ब्रैकेट यहाँ से हटा दिया गया है। उसके बजाय यहाँ पर ये पैनल है जिसे कि रॉयल एनफील्ड अर्बन बैज प्लेट कहना पसंद करता है। और यहाँ पर हालांकि स्टाइलिंग बहुत अच्छी है, जो कलरवेज हैं यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। अगर आप इसे कस्टमाइज़ करना चाहें तो यहाँ पर कोई नंबर डाल सकते हैं, या अगर कोई और स्पेशल कस्टमाइजेशन करना चाहें तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये साइड पैनल जो है ये भी बदल गया है और यहाँ पर आपको ये 2 स्लॉट्स नज़र आएंगे। इसके अलावा जो ग्रैब रेल आपको हिमालयन में मिलती थी वो अब चेंज कर दी गई है, और वहाँ पर आपको एक स्टे भी मिलता था, वो भी नहीं है। तो ये ग्रैब रेल भी यहाँ पर छोटी है, पीछे का फेंडर भी अलग है और जो ब्लिंकर्स हैं इनकी पोजीशन भी अलग है। तो काफ़ी सारे बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। जो सेंट्रल स्टैंड है वो भी यहाँ पर आपको अब नहीं मिलेगा। ये सब कहने के बावजूद यहाँ पर काफ़ी कुछ एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर आपका जो शैसी है वो ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है, केवल व्हील बेस का 10 mm का फ़र्क है, वो भी व्हील्स के कारण। इंजन पूरी तरह से अनचेंज्ड है। जो नई हिमालयन आएगी उसमें भी बिल्कुल सेम इंजन आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप गियरिंग की, स्प्रॉकेटिंग की बात करें तो वो भी अनचेंज्ड है, गियरिंग बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर हम लोग इंजन की बात करें तो यहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन में कुछ बदलाव किए गए हैं और यहाँ पर टाइमिंग ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव है। यहाँ पर जो डायनामिकल फ़्लो कंट्रोल है उसे ज़रा चेंज किया गया है और अब ये यूरो 5 स्पेक के लिए तैयार है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई हैं और इन सब के परिणाम स्वरूप आपको ज़रा ज़्यादा रिफाइनमेंट देखने को मिलता है। अगर आप पुरानी हिमालयन से इसे कंपेयर करें तो वाइब्रेशंस बहुत कम हो गए हैं, जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा स्मूथ है। उन चीज़ों पर मैं कुछ देर में आता हूँ, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी स्मूथ है और ये मोटरसाइकिल ऑलमोस्ट वाइब फ्री है। ब्रेकिंग की अगर हम लोग बात करें तो ब्रेक्स जैसे पहले थे वैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रा ABS में थोड़ी फाइन ट्यूनिंग की गई है। और ब्रेकिंग जहाँ पहली हिमालयन आई थी उसमें बहुत ही ख़राब ब्रेकिंग थी, ब्रेक्स ऑलमोस्ट वुडन लगते थे, ब्रेक बहुत देर बाद लगते थे। अब ब्रेकिंग काफ़ी सुधर गई है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये ब्रेक्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा शार्प या बहुत ही ज़्यादा फीलसम है तो ऐसा अभी भी नहीं है। अभी भी अगर आप काफ़ी तेज़ स्पीड से इस मोटरसाइकिल को जब ड्रॉप करना चाहते हैं तो आपको ब्रेक बहुत तेज़ दबाने पड़ते हैं। जो ब्रेक्स का कट इन टाइम है वो ज़रा लेट है, सॉगी लगते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है और रुकने में भी गाड़ी को ज़रा वक्त लगता है। तो मेरे ख्याल से ब्रेकिंग इस मोटरसाइकिल की अब भी ज़रा और बेहतर हो सकती है। अगर हम लोग रिड्यूस्ड वेट की यहाँ पर बात करें तो ये वज़न कम जो हुआ है ये छोटे सामने वाले व्हील्स के कारण, सामने से जो ब्रैकेट गायब हुआ है उसके कारण, नए हेडलैम्प काउल के कारण, सेंट्रल स्टैंड जिसे हटा दिया गया है उसके कारण, नई ग्रैब रेल और नए मडगार्ड के कारण 5 किलो के वेट की जो हमने बचत देखी है वो इन सब चीज़ों में हुई है। एग्जॉस्ट यहाँ पर जो देख रहे हैं ये एग्जैक्टली हिमालयन जैसा है और मैं जानता हूँ कि आप सुनना चाहेंगे तो हम इसे फायर करके आपको सुना देते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन और परफॉर्मेंस की। तो इंजन जो है यहाँ पर वही सिंगल सिलेंडर लॉन्ग स्ट्रोक 411 सीसी इंजन है जो कि अपनी लो एंड टॉर्क के लिए जाना जाता है। 1500 आरपीएम के बाद अगर आप थ्रॉटल देते हैं तो सेकंड गियर में भी आपको चढ़ाई पर चढ़ा करके ले जाता है। ऑफ रोड अगर जा रहे हैं तो आपको इनफैक्ट गियर भी शिफ्ट नहीं करने पड़ते हैं। बड़ा ही यूजेबल इंजन है, बड़ा ही फ्रेंडली इंजन है। लो और मिड रेंज इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग है और ये इंजन वही है जो कि आपको हिमालयन में मिलता है। इंजन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर हम लोग पावर और टॉर्क की बात करें तो यहाँ पर आपको 24.3 PS की पीक पावर मिलती है 6500 आरपीएम पर और 32 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क मिलती है 4250 आरपीएम पर। इसे अगर हम लोग स्क्रैम्बलर से कंपेयर करें और कुछ और स्पेक्स भी अगर इस गाड़ी के स्क्रैम्बलर से कंपेयर करें तो वहाँ पर पावर आपको लगभग 5 PS ज़्यादा मिलती है
और टॉर्क यहाँ पर आपको 4 न्यूटन मीटर्स ज़्यादा मिलती है। अगर आप वेट की बात करें तो ये लगभग 12 किलो ज़्यादा भारी है स्क्रैम्बलर से, ESD स्क्रैम्बलर से। यहाँ पर व्हील बेस आपको लगभग 52 mm ज़्यादा मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस सेम है, सीट हाइट यहाँ पर 5 mm लोअर है। लेकिन अगर आप सस्पेंशन ट्रैवल की बात करें तो यहाँ पर सस्पेंशन ट्रैवल एग्जैक्टली हिमालयन जैसा ही है। सामने 190 mm, पीछे 180 mm, और अगर आप इसे कंपेयर करें स्क्रैम्बलर से तो वहाँ पर सामने आपको 40 mm कम ट्रैवल मिलता है और पीछे 50 mm कम ट्रैवल मिलता है। तो सस्पेंशन ट्रैवल यहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर मिलता है। हालांकि सामने वाले टायर्स दोनों ही गाड़ियों में एक जैसे हैं। पिछला टायर स्क्रैम्बलर में ज़्यादा चौड़ा 140 mm का है। फ्यूल टैंक यहाँ पर 15 लीटर से ज़्यादा का है, जबकि स्क्रैम्बलर में आपको 12.5 लीटर्स का ही फ्यूल टैंक मिलता है। कुछ कमियों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ मेरे ख्याल से अगर 6 गियर्स इंट्रोड्यूस जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पर 5 गियर्स हैं, स्क्रैम्बलर में आपको 6 गियर्स मिलते हैं। यहाँ पर स्लिपर क्लच भी आपको नहीं मिलता है। एक और बात, यहाँ पर आप अलॉयज़ नहीं खरीद सकते कंपनी के द्वारा। यहाँ पर अलॉयज़ एज एन ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है, तो आपको आफ्टर मार्केट में जाकर के अलॉयज़ लगवाने पड़ेंगे, यानी ट्यूबलेस टायर्स आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, ABS यहाँ पर स्विचेबल नहीं है, रियर ABS आप ऑफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सब कहने के बाद में भी जो इम्प्रूवमेंट हिमालयन ने देखे हैं और उसके कारण स्क्रैम 411 अब देख रही है, ये काफ़ी बड़े इंप्रूवमेंट्स हैं। और आज पूरी जर्नी के दौरान एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि ये जो मोटरसाइकिल है कहीं पर गर्म हो रही है या फिर कहीं पर वाइब्रेशंस ज़्यादा हैं। बहुत ही रिफाइंड एक्सपीरियंस हमको यहाँ पर मिला, बहुत ही टॉर्की, बहुत ही फ्रेंडली। और जब हम इसे ट्रेल्स पर लेकर के गए तो वहाँ पर इस मोटरसाइकिल ने अपनी काबिलियत हमको पूरे तरीके से दिखाई। अगर आप इसे ट्रेल्स पर या फिर मॉडरेट ऑफ रोडिंग के लिए लेकर के जाएंगे तो बहुत ही केपेबल मोटरसाइकिल है। जो 21 इंच का व्हील होता है वो जो बड़े बोल्डर्स होते हैं, बड़े ऑब्स्टेकल्स होते हैं, उनके ऊपर से जाने में भले ही आपको मदद करे, लेकिन मॉडरेट ऑफ रोडिंग के लिए, छोटे ऑब्स्टेकल्स के लिए 19 इंच का जो व्हील है ये सफिशिएंट है। और इसका जो एडवांटेज आपको मिलता है वो रोड पर जो हिमालयन में आपको कुछ हद तक नर्वसनेस मिलती है, अगर आप कॉर्नर कर्विंग कर रहे हैं तो वहाँ पर वो मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा केपेबल नहीं है। उससे ये मोटरसाइकिल आपको डेफिनेटली बेहतर लगेगी, ज़्यादा कनेक्टेड फील आपको रोड से मिलेगा। अगर आप गाड़ी को लिटा करके चला रहे हैं, कॉर्नर्स पर चला रहे हैं, तो आपको एक ज़्यादा बेहतर कंट्रोल मिलता है। उसके अलावा छोटा सामने वाला व्हील होने के कारण ब्रेकिंग भी यहाँ पर आपको हिमालयन से डेफिनेटली कुछ हद तक बेहतर मिलेगी। हालांकि ब्रेकिंग में जैसे मैंने आपको पहले बताया, इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली संभव है, ये ब्रेक्स और ज़्यादा शार्प हो सकते हैं। अगर परफॉर्मेंस की मैं यहाँ पर बात करूँ तो अलग अलग गियर्स में इस गाड़ी की कितनी स्पीड है ये मैंने टेस्ट करने की कोशिश करी। फर्स्ट गियर में ये 58 किलोमीटर्स पर आवर तक पहुँचती है, सेकंड में 88 किलोमीटर्स पर आवर, थर्ड गियर में 110, फोर्थ गियर में 130 किलोमीटर्स पर आवर। और अगर आप इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो अगर आपको एक सफिशेंटली लॉन्ग रोड पर ज़रा स्लोप और थोड़ी टेल बेंड मिल जाए तो आप लकी होंगे अगर आप 140 किलोमीटर्स पर आवर स्पीडों पर देखें। वही इसकी लगभग टॉप स्पीड है स्पीडों के ऊपर। और मैंने आज स्पीड ऊपर 135 किलोमीटर्स पर आवर देखा। इसके अलावा अगर आप ट्रैक्टेबिलिटी की बात करें तो वो इसकी बड़ी विशेषता है। लोअर डाउन द रेव रेंज आपको बहुत ट्रैक्टेबिलिटी मिलती है। फिफ्थ गियर में आप 45 किलोमीटर्स पर आवर से इसे बड़ी आसानी से चला सकते हैं। फोर्थ गियर में 35 और थर्ड गियर में 25 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से बड़ी आसानी से आगे बढ़ती जाती है। बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है, सीट बहुत अच्छी है, राइडिंग पोजीशन बहुत अच्छी है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सिटी में गर्म नहीं होगी। अगर सिटी में आप लंबे वक्त तक मोटरसाइकिल की सीट पे बैठे हैं, स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में चला रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी ईजी, काफ़ी फ्रेंडली मोटरसाइकिल है। हाईवे पर अगर आप लंबे डिस्टेंस पर जा रहे हैं तो आपके पोस्टीरियर को कंफर्टेबल रखती है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको उतर के बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक लेने होंगे। इसके अलावा अगर आप क्रूजिंग स्पीड की बात करें तो 100-110 के आसपास ये कंफर्टेबल रहती है। अगर आप 110 से इसे ऊपर लेकर के जाते हैं, 120 पर भी ये हालांकि चलती है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि ये अपनी रिदम में है। वहाँ पर ऐसा लगता है कि ये ज़रा कोशिश ज़्यादा कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। और अगर आप ज़रा रोल बैक करें तो आपको ऐसा लगता है कि भी वापस अपनी कंफर्ट जोन में आ गई। तो 100-110 इसकी कंफर्ट जोन है जहाँ पर ये क्रूज़ करती है। 130 तक पहुंचना इसके लिए ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, तो 100-110 इसकी क्रूजिंग स्पीड है। 120 तक भी ये आराम से चल सकती है, लेकिन वहाँ पर ज़रा स्ट्रगल करती है। इसके अलावा अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो ये 0 to 100 अपना लगभग 11 सेकेंड्स के आसपास करती है, जो कि एक काफ़ी डिसेंट टाइम है। फ्यूल एफिशिएंसी हिमालयन जितनी ही है, 30 to 40 किलोमीटर्स पर आवर, 30 इन सिटी, 40 ऑन द हाईवे, जो कि इतने बड़े इंजन के लिए काफ़ी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी है। रिफाइनमेंट जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा रिफाइनमेंट आपको मिलता है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है और अब यहाँ पर आपको किसी तरह के कोई वाइब्रेशंस महसूस नहीं होते। बहुत ही माइल्ड वाइब्रेशंस हायर रेव्स में भले ही हल्के फुल्के आपको महसूस हो, लेकिन ये किसी भी तरह से चिंता करने योग्य बात नहीं है। गियर शिफ्ट्स, हालांकि यहाँ पर 5 गियर का गियर बॉक्स है, लेकिन गियर शिफ्ट्स से संबंधित हमको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। गियर शिफ्ट्स
काफ़ी स्मूथ हैं। हालांकि इससे ज़्यादा स्मूदर गियर शिफ्ट भी हमने और दूसरी मोटरसाइकिल्स पर देखे हैं, लेकिन इस तरह के एप्लीकेशंस के लिए ये मोटरसाइकिल मेरे ख्याल से एक काफ़ी अच्छा अनुभव आपको देती है। स्क्रैम्बलर से अगर आपसे कंपेयर करें तो स्क्रैम्बलर ज़रा ज़्यादा लाइट है, वहाँ पर पावर ज़्यादा है। ऑन रोड मेरे ख्याल से स्क्रैम्बलर ज़्यादा कनेक्टेड फील होती है, अराउंड कॉर्नर्स भी वो ज़्यादा एंगेजिंग लगती है, और वहाँ पर अगर आप गति और एक्सेलरेशन की बात करें तो ज़्यादा अच्छा अनुभव आपको मिलता है। लेकिन अगर आप एज एन ओवरऑल पैकेज देखें, जहाँ पर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी की भी बात की जाए तो ये मोटरसाइकिल ऑफ रोडिंग के मामले में डेफिनेटली स्क्रैम्बलर से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर जो इंजन है वो ज़रा ज़्यादा पीकी है। यहाँ पर टॉर्क आपको नीचे से ही मिलनी चालू हो जाती है, और ये काफ़ी केपेबल ऑफ रोड मोटरसाइकिल भी है, अनलेस आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ बड़ी रॉक्स हैं, जहाँ पर आपको असल में एक बड़ा पहिया चाहिए ताकि उसके ऊपर से आप क्रॉस कर पाएँ। अदरवाइज़ फॉर मोस्ट पार्ट ये मोटरसाइकिल काफ़ी कुछ वो कर सकती है जो हिमालयन कर सकती है। तो ये काफ़ी केपेबल ऑफ रोडर है, और इसका जो लो एंड टॉर्क है इसे एक काफ़ी यूज़फुल ऑफ रोडर बना देता है। ओवरऑल मुझे ये जो चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं, ये देख कर कैसा लगा कि जो मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड बनाना चाहता था, एक ज़्यादा एक्सेसिबल एवरीडे मोटरसाइकिल, उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब हुए हैं। और आप में से कई सारे ऐसे लोग जिन्हें एक एवरीडे मोटरसाइकिल चाहिए थी, जो उनकी वीकेंड ट्रेल मोटरसाइकिल या फिर टूरिंग मोटरसाइकिल भी बन सके, उस लिहाज से ये मोटरसाइकिल काफ़ी अकम्प्लिश्ड है, और आप इसे डेफिनेटली टूरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 7 कलर मौजूद हैं। जो बेस कलर स्कीम है उसमें आपके पास 3 कलर्स हैं, और ये है ग्रेफाइट येलो, ग्रेफाइट रेड और ग्रेफाइट ब्लू। मिड वेरिएंट्स में आपको स्काईलाइन ब्लू और ब्लेजिंग ब्लैक कलर्स मिलते हैं, और टॉप वेरिएंट्स में आपको वाइट फ्लेम और सिल्वर स्पिरिट कलर्स मिलते हैं। कीमत अभी तक अनाउंस हुई नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये अगर आप हिमालयन से कंपेयर करें तो लगभग 10 से 15 हज़ार रुपया सस्ती होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से इसकी कीमत 1.9 to 2 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम होनी चाहिए। अगर नहीं भी होगी तो उसके आसपास ही होगी, कोई बहुत ज़्यादा ऑफ वहाँ से नहीं होगी। उस प्राइस के लिए काफ़ी अच्छी मोटरसाइकिल है। और अगर आप इसे कंपेयर करें इसके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर यानी कि स्क्रैम्बलर से, तो वहाँ पर आपको कीमतें मिलती हैं 2.04 यानी 2,04,000 से लेकर के 2.1 यानी 2,10,000 तक, और उससे ये डेफिनेटली ज़रा सस्ती आपको मिलेगी, और काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल है। चलिए एक बार ज़रा स्विच गियर को भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच मिलता है, हैज़र्ड लाइट, इलेक्ट्रिक इग्निशन, टर्न इंडिकेटर्स, हाई बीम, लो बीम, डे फ्लैशर, और ये यहाँ पर हॉर्न है। मिरर्स यहाँ पर आपको राउंड मिलते हैं, हालांकि ये ज़्यादा वाइड हो सकते थे। यहाँ पर आपको पीछे का जो दृश्य है बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र नहीं आता है, एल्बो कई बार डाउन करना पड़ता है, लेकिन ये मिरर्स काफ़ी स्टडी लगे मुझे। और जनरली जो पुरानी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स में हमने प्रॉब्लम देखी थी कि जहाँ पर मिरर्स वापस उल्टे होकर के गिर जाते थे, स्टडी नहीं रहते थे, वो प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। अब सीट जो है वो राइडर के साथ साथ पिलियन के लिए भी बहुत अच्छी है, और अगर आप इसे मीडियम से लॉन्ग जर्नीज़ के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं तो इसे कर सकते हैं। कुशनिंग बहुत अच्छी है, जो फोम यूज़ किया गया है बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और साथ ही इसकी पोजीशन भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन की गई है। और अगर इसे आप अपने किसी साथी के साथ किसी लंबी जर्नी पर लेकर के जाना चाहते हैं तो ये मोटरसाइकिल उसके लिए भी उपयुक्त है। ऑफ रोडिंग के लिहाज से यहाँ पर हालांकि जो राइज़र्स हैं वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे पेग्स पे खड़े होकर के चला सकते हैं। हैंडल बार पोजीशन ज़रा नीचे हो गई है, लेकिन फिर भी एक्सेसिबल है, ऐसा नहीं लगता आपको कि आपको बहुत ज़्यादा झुकना पड़ रहा है। हालांकि अगर आप चाहें तो इसमें आफ्टर मार्केट राइज़र्स भी लगवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये फुट पेग्स में टीथ नज़र आएंगे, और ये पेग्स जो हैं रबर पेग्स, ये रिमूवेबल हैं ताकि आप इस पर जब खड़े होकर के चलाएं तो आपके बूट्स को ज़्यादा ग्रिप मिल सके। ऑफ रोडिंग में यहाँ पर कुछ प्रोटेक्शन के लिए आपको बैश प्लेट भी मिलती है, और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे एक्सेसरीज़ भी आपको मिलते हैं। उसमें नकल गार्ड्स हैं, इंजन गार्ड है, और भी बहुत सारे MIY के अंतर्गत यानी मेक इट योर्स के अंतर्गत आपको बहुत सारी एक्सेसरीज़ मिलती हैं जो कि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन स्क्रैम 411। येस, ये एक कम्प्लीटली अलग मोटरसाइकिल के तौर पे पेश नहीं करी गई है। अगर यहाँ पर नाम आप पढ़ेंगे तो हिमालयन स्क्रैम 411 है, यानी रॉयल एनफील्ड इस बात को जाहिर तौर पे कहना चाहता है कि ये हिमालयन का ही ऑफशूट है। और मुझे ये मोटरसाइकिल काफ़ी पसंद आई। हालांकि अगर कोई मुझसे पूछे तो ऑफ रोडिंग के लिए मैं आज भी डेफिनेटली हिमालयन ही यूज़ करूँगा, लेकिन अगर आप एक ज़्यादा वर्सेटाइल मोटरसाइकिल चाहते हैं तो डेफिनेटली ये उस गैप को पूरा करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इस मोटरसाइकिल से संबंधित जो भी सवाल थे उन सब के जवाब आपको मिल पाए, लेकिन अगर फिर भी कुछ छूट गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आपको हमारा कंटेंट बहुत ही ज्ञानवर्धक लगता है, आपके सवालों के जवाब हम लोग अगर दे पाते हैं, तो डेफिनेटली आपसे हमारी गुजारिश ये रहेगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मोटरराइड्स को, बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे वीडियोस आप तक बराबर पहुंचते रहें। अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो शेयर
करें हमारे बारे में, बताएं उनको। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रहे हार्ड, ड्राइव फ्री एंड राइड सेफ।